कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो इसकी जो है ना बेसिकली 4 कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन है। तो सबसे पहले हमारे पास इन्फेक्शन है, ठीक है। अब इन्फेक्शन है, उसके बाद जो है टिश्यू नेक्रोसिस है एंड फॉरेन बॉडीज़ और इम्यून रिएक्शंस है। अच्छा, अब जो सबसे पहले ना इन्फेक्शन, हमारे पास इन्फेक्शन क्या है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और पैरासिटिक इन्फेक्शंस। इनकी वजह से क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन जो है वो मेडिएट हो जाएगी। इनके सेंस कर लेंगे कि ये देयर आर बैक्टीरियल, वायरल या फिर फंगल, पैरासिटिक इन्फेक्शन कोई है, तो उसकी सेंसिंग है, फिर उसके बाद उसको इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है टिश्यू नेक्रोसिस, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ ट्रॉमा है या फिर टिश्यू सेल डेथ है, तो वो उसकी लाइक इन केस ऑफ इस्कीमिया हो गया, या फिर ट्रॉमा है, या फिजिकल केमिकल इंजरी है, थर्मल इंजरी है, और जो बर्न्स, इन सब चीज़ों में, तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होगी। उसके अलावा फॉरेन बॉडीज़ हैं, लाइक स्प्लिंटर्स, डर्ट ड्यूरिंग एक्सीडेंट, इस तरह फॉरेन बॉडीज़ गेट एंट्री इनटू द बॉडी, तो फिर उस केस में भी हमारे पास इन्फ्लेमेशन एक्टिवेट हो सकती है। एंड समटाइम्स क्या होता है कि माइक्रोब्स भी साथ में ही एंटर हो जाते हैं, और इन सम केसेस क्या होता है कि हमारे पास जो एंडोजिनस सब्सटेंसेस है ना, वो ही स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और लार्ज अमाउंट अगर एंडोजिनस सब्सटेंसेस की एक्यूमुलेट कर जाए तो फिर भी इन्फ्लेमेशन, लाइक इन केस ऑफ यूरेट क्रिस्टल्स इन द गाउट और कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, तो फिर भी इन्फ्लेमेशन एक्टिवेट हो जाती है। अच्छा, अब इम्यून रिएक्शंस जो है ना, उनको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, इसकी 2 कॉजेज़ हो सकती हैं इम्यून रिएक्शन की। एक तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या फिर कुछ एलर्जीज अगेंस्ट सम इन्वायरमेंटल सब्सटेंस, तो फिर इनको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, इन 2 कॉज को, ऑटो इम्यून डिजीज़ है या फिर ये। तो इन्फ्लेमेशन जो है एक्टिवेट हो जाती है, और ये जो है स्टिमुला इसका ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस दोनों प्रोसेस हैं, ये ख़त्म नहीं कर सकते, तो वो फिर एक्सरसेबेट करती है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। तो अब जो कॉजेज़ हैं इन्फ्लेमेशन की, उसमें हमारे पास इन्फेक्शन है, उसमें हमारे पास टिश्यू नेक्रोसिस है, फॉरेन बॉडीज़ हैं एंड इम्यून रिएक्शंस है। ये 4 कॉजेज़ हैं। अब जो है आगे है रिकग्निशन ऑफ माइक्रोब्स। हमने यही कहा ना, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है वो रिकग्निशन होता है। अब जो रिकग्निशन किस तरह होती है, रिकग्निशन एक तो होती है कि सेलुलर रिसेप्टर फॉर माइक्रोब्स, पहली बात, ठीक है। उसके अलावा जो है कि सेलुलर रिसेप्टर्स हैं, या फिर ये सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स के थ्रू रिकग्निशन हो सकती है, और या फिर समटाइम्स क्या होता है कि सेंसर्स ऑफ सेल डैमेज, इनके थ्रू भी रिकग्निशन होती है। अब सबसे पहले जो है ना वो ये है कि सेलुलर प्रोटीन्स के थ्रू, अब सबसे पहले जो है ना वो सेलुलर रिसेप्टर फॉर माइक्रोब्स है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास फेगोसिटिक, हमने कहा कि डेंड्रिटिक फेगोसिटिक सेल्स या मास्ट सेल्स होते हैं, ये सारे इनकी ये रिकग्नाइज करते हैं, उसके बाद ये साइटोकिन्स को एक्टिवेट करते हैं। अब क्या होता है कि फेगोसिटिक, डेंड्रिटिक सेल्स या दूसरे सेल टाइप्स क्या करते हैं, वहाँ पे होते हैं टोन लाइक रिसेप्टर्स, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि दे आर लोकेटेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंडोसोम्स, ठीक है। और ये टोन लाइक रिसेप्टर्स हैं, ये रिकग्नाइज करते हैं माइक्रोब्स पे कुछ पैटर्न्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मोलेकुलर पैटर्न्स। तो ये इनको पैम्प्स को रिकग्नाइज करते हैं टोन लाइक रिसेप्टर्स। और जब ये टोन लाइक रिसेप्टर्स दे आर लोकेटेड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंडोसोम, ये इनको पैम्प्स को, पैथोजन एसोसिएटेड मोलेकुलर पैटर्न्स को रिकग्नाइज करते हैं, और उसके बाद ये जो है ये स्टिमुलेट करते हैं साइटोकिन रिलीज। अब साइटोकिन में हमारे पास कौन कौन से साइटोकिन्स दैट इंड्यूस इन्फ्लेमेशन, एंटीवायरल साइटोकिन्स एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट प्रमोट लिम्फोसाइट एक्टिवेशन। ये वाले मतलब कि एक जो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वाले साइटोकिन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, एंटीवायरल साइटोकिन्स को, और साइटोकिन वो वाले साइटोकिन्स जो कि लिम्फोसाइट एक्टिवेशन कराते हैं। तो ये टोन लाइक रिसेप्टर्स का है, ठीक है। अब रिकग्निशन में पहला क्या है, टोन लाइक रिसेप्टर्स। अच्छा, इसके अलावा ना अब वो टोन लाइक रिसेप्टर्स हो गए, उसके बाद हमारे पास सेंसर्स ऑफ सेल डैमेज होते हैं, ठीक है। अब सेंसर्स ऑफ सेल डैमेज है ना, साइटोसेलिक रिसेप्टर्स होते हैं, वो अब उनके पास एबिलिटी होती है वो डैमेज एसोसिएटेड मोलेकुलर पैटर्न्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम साइटोसेलिक रिसेप्टर्स है ना, यहाँ पे ये डैमेज एसोसिएटेड मोलेकुलर पैटर्न्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना साइटोसेलिक रिसेप्टर्स, ये डिफरेंट सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को जो द सब्सटेंस विच आर इन्वॉल्व्ड इन सेल डैमेज, ये उनको रिकग्नाइज करते हैं, लाइक यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड है, डीएनए ब्रेकडाउन की वजह से होता है, तो ये रिसेप्टर्स इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है, सेंस कर सकते हैं। इसके अलावा एटीपी, अगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गई है तो एटीपी, और
रिड्यूस्ड इंट्रासेलुलर पोटेशियम कंसनट्रेशन, ठीक है, कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी इंजरी हो गई, इसकी वजह से पोटेशियम जो है वो कम हो गया, या फिर डीएनए, ठीक है, डीएनए न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में पड़ा है। तो ये रिकग्नाइज करता है बेसिकली 4 चीज़ों को, यूरिक एसिड को, एटीपी को, डिक्रीज इंट्रासेलुलर पोटेशियम कंसनट्रेशन एंड डीएनए। इन 4 चीज़ों को ये रिकग्नाइज करता है, और इसके बाद जो है ये रिसेप्टर एक्टिवेट करता है इन्फ्लेमेसोम को, वो है मल्टी प्रोटीन साइटोसोमिक कम्प्लेक्स। आगे से इन्फ्लेमेसोम जो है वो इंटरल्यूकिन 1 को एक्टिवेट कराता है, और ये इंटरल्यूकिन 1 इंड्यूस इन्फ्लेमेशन बाय रिक्रूटिंग द ल्यूकोसाइट्स, ये इसका काम है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स। अब सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स क्या करती हैं कि दे रिकग्नाइज द माइक्रोब्स इन द ब्लड, ठीक है, इसमें हमारे पास मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन जो है वो रिकग्नाइज करती है माइक्रोबियल शुगर्स को, लाइक मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, ये लाइक दिस प्रोटीन दिस बाइंड्स टू मैनोज, दैट इज़ अ शुगर, ठीक है। तो मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन रिकग्नाइज माइक्रोबियल शुगर और इंजेस्शन ऑफ माइक्रोब को प्रमोट करती है। इसके अलावा कलेक्टिन्स ऑल्सो बाइंड टू माइक्रोब्स एंड प्रमोट फैगोसाइटोसिस, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें हैं जो कि हमारे पास रिकग्निशन के लिए हैं, सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स, सेंसर्स ऑफ सेल डैमेज है, एंड टोल लाइक रिसेप्टर्स।